हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेट करेगा और आज का टॉपिक है हमारा वन संपदा। यानी कि जो भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में वन संपदा से पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। ए पार्ट 2 में चलेगा। पहले हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और आप इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद में आपके लिए एक मैं एमसीक्यू फॉर्मेट का टॉपिक लेके आऊंगा, जिससे हमारा कवरेज हो जाएगा। जो भी हमारे वन संपदा से जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी आपके प्रश्न जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा कोई पेपर नहीं बना, ठीक है, जिसमें आपके वन से संबंधित प्रश्न पूछे नहीं गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में विशेषकर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक देखिएगा उत्तर प्रदेश वन संपदा, यानी कि फॉरेस्ट वेल्थ, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जिसपे आजकल वनों को काटने के बाद में, ठीक है, वहां पर बस्ती कॉलोनियों को लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो किसको, वनों को। तो वन होते हैं और एक क्या होता है, जंगल होता है। आप अगर हमें बता सकते हैं कि वन और जंगल में अंतर क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें जंगल क्या होता है और वन क्या होता है, ठीक है, वन और जंगल में अंतर क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वन, वन क्या होते हैं, वन हम खुद से लगा भी सकते हैं। जैसे घरों में क्या लगाते हैं, गार्डन लगाते हैं, तो हम खुद से भी उनको लगा सकते हैं। यानी कि जो जिनका छोटा प्रारूप होता है उन्हें हम वन कहते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसको हम वन ही कहते हैं, जंगल नहीं कहते हैं। जंगल क्या होता है, जंगल वो एरिया होता है जो प्राकृतिक रूप से होता है। तो काटा किसको जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है। जंगल को काटा जा रहा है तो उस पर कॉलोनियों बस्तियों को बनाया जा रहा है, क्योंकि मानव जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मजबूरी हो गई है हमारी कि जंगलों को काटने के बाद में वहां पर बस्तियों का निर्माण किया जाए, वहां पे फ्लैट्स बनाए जाए, अच्छी सी कॉलोनी बनाई जाए, इन सभी का निर्माण किया जाता है। तो जंगल देखिएगा, जंगल जो है आजकल क्या होने जा रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे अगर ऐसी बस्ती करते रहेंगे। तो पर्यावरण हमें बनाए रखना है, इसके लिए पर्यावरण दिवस मनाते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और 5 जून को हम क्या बनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इसी फैक्ट पे अगर बात करें तो 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। तो 2 दिवस याद रखिएगा। एक तो 21 मार्च याद रखिएगा कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें समझनी होगी। तो वनों को क्या करना है, वनों को हमें लगाना है, जिससे हमारा जो पर्यावरण हो वो एकदम सुरक्षित रह सके। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे जो वनों का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश में, वो कितना वनों का विस्तार है। ठीक है, तो देखिएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार क्या हुआ कि राष्ट्रीय वन नीति जो सबसे पहले आई थी, पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 2018 में इसे पुनः स्थापित किया गया। तो अभी तक 3 राष्ट्रीय वन नीति के संबंधित बताया गया है। इसमें दूसरी की बात की जा रही है कि भारत में 33% क्षेत्रों पर, कितने प्रतिशत, 33% क्षेत्रों पर वनों का होना आवश्यक है। यानी कि 33% एरिया पर वन होना आवश्यक है। यानी कि अगर हम बात करें 100 में से, तो 100 में से 33%, यानी कि 1/3% वन होना बेहद आवश्यक है। कितना वन होना आवश्यक है, तो 1.3% जो वन है उनका होना बेहद आवश्यक है। ठीक है, बेहद आवश्यक है, याद रखिएगा। अगर वायुमंडलीय संतुलन सहित पर्यावरण स्थिरता व पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है। यानी कि जो वायुमंडल के संतुलन के लिए, तो आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, N2 यानी कि नाइट्रोजन कहते हैं। और कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। उसके बाद O2 पाई जाती है, कितने, 21%। फिर आर्गन पाई जाती है। आपकी एकमात्र अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, प्रतिशत की बात करेंगे
0.0003%। ठीक है, तो ये गैसें आपकी पाई जाती हैं ओवरऑल। अगर ओवरऑल हमें देखा जाए कि वायुमंडल जो आपका है संतुलन सहित पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखता है व पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना इसका क्या है, वायुमंडल का कार्य है। तो कुल वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में भारत के वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है, तो हम कह सकते हैं कि 6.88% है। आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण कितना है, तो 9.01% है। कितना है? 9.01% है। गंगा के मैदान की बात करेंगे, गंगा के तराई मैदान और भावर क्षेत्रों में अधिकांश वन पाए जाते हैं। तो देखिए गंगा के तराई मैदान जो एरिया होगा वहां पर वन पाए जाएंगे। तराई मतलब जहाँ पे आर्द्रता होगी, जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होगी, वहां पर ऐसे वन पाए जाते हैं। वनों का विस्तार सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या बारिश जहां पर होगी, यानी कि जहां पर सबसे अधिक क्या होगी, वर्षा होगी। जहां पर सबसे अधिक वर्षा होगी वहां कैसे वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे हमको। ठीक है, कैसे वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे हमको वहां पर। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट आप लोग। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो गंगा की जो तराई क्षेत्र हैं, भावर क्षेत्र हैं, उनमें वनों का विस्तार सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है कि वन दिवस कब बनाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो वन दिवस है वो हम 21 मार्च को बनाते हैं। और पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस हम बनाते हैं 5 जून को। अब वनों के लिए जल की आवश्यकता है तो जल दिवस बनाते हैं 22 मार्च को। और वन कहाँ लगे हुए हैं, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी दिवस बनाते हैं 22 अप्रैल को। याद रखिएगा भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वन दिवस 21 मार्च को बनाते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाते हैं। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को बनाते हैं और 22 अप्रैल को बनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को बनाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके वनों से संबंधित 5 दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर इसमें एक पर्यावरण को संबंधित करते हुए एक दिवस की अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं 22 मई क्या बनाते हैं, जैव विविधता दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं, जैव विविधता दिवस भी 22 मई को हम बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को शायद याद भी हो गई होगी, तो याद साथ साथ करते चलेंगे। वनों से आने वाले पेपर में जो भी प्रश्न बनते हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। उनमें अगर छोड़ देते हैं तो हमारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको आज कुल मिलाकर, आज का टॉपिक मिलाकर 8 आपके उत्तर प्रदेश के टॉपिक पढ़ा चुका हूं और लगातार वीडियो आ रही है हमारी 4 बजे। ठीक है, तो उसको देखना बिल्कुल भी आप ना भूलें। यूपी आरओ की प्लेलिस्ट में जाएं, ज्ञान जीएस को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप लोग जो बताइएगा, कमेंट्स और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि जैसे जितना आप हमारा लाइक करेंगे चैनल को, जितना उस पर व्यूज आप बढ़ा देंगे, तो वही क्या है, वही हमें लगता है कि हमने बहुत सारी मेहनत की है। पढ़ाने वाले बहुत हैं आप लोगों के। ठीक है, आरओ के लिए हजारों लोग चलाई कर रहे हैं, लेकिन सब आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, पेड क्लासेस पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख भी सकते हैं कि इतना डिटेल मेथड आपके लिए कहीं से भी नहीं मिलेगा। जो आपको लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पे नहीं, पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाते, वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ओवरऑल जितना भी मैटर है। ठीक है, और यही से आप सिलेक्शन के दायरे पर भी होंगे। ठीक है, और आप इसी बार पेपर में बने रहिएगा और आपको इसी बार पता चलेगा पेपर में कि कितना क्षेत्र हमारा आपका सहयोग बना था आरओ के पेपर में। उत्तर प्रदेश में मौजूद वनस्पतियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कितनी श्रेणियों में, तो 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से वन नहीं पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से वन नहीं पाए जाते हैं, तो देखिएगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि आर्द्र, यानी कि इन्हें नमी वन या आर्द्रता वन भी कहते हैं। आर्द्रता वन भी कहते हैं, नम वन यानी कि आर्द्रता वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमी रहती है। इनकी खास बात यह है कि ये उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भावर व तराई क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी खासियत है। तो उष्णकटिबंधीय यानी कि
आर्द्र उष्णकटिबंधीय जो वन है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पूर्व मध्य व पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किन मैदानों में नहीं पाए जाते, तो भाई दक्षिणी मैदानों में नहीं पाए जाते। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलेंगे? कटीले वही मिलेंगे जहाँ सबसे कम वर्षा होगी, 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। वृक्षों की ऊंचाई जो होती है, जो कटीले वृक्ष होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 5 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? तो 5 से 10 मीटर उनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अगर आर्द्रता की बात करेंगे, मान लीजिए जमीन में बहुत सारी आर्द्रता है, लेकिन मापन के यंत्र क्या है? आर्द्रता मापक यंत्र को क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। आर्द्रता किससे मापते हैं? तो आर्द्रता हम मापते हैं हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा, हाइग्रो और हाइड्रो में डिफरेंस है। तो क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किसको? आर्द्रता को। आर्द्रता दिवस की बात करेंगे, यानी कि आर्द्रता दिवस कब बनाते? तो भाई आर्द्रता दिवस बनाते हैं, ठीक है, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाते हैं। यानी कि वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। कितने दिवस मैंने आपको एनवायरमेंट से पढ़ा दिए हैं, यानी कि जो भी वन से संबंधित प्रश्न है, जो भी जितने भी दिवस बनते हैं मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं लास्ट में आपको एक बार फिर से बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन मिलेंगे। कितने प्रकार के वन मिलेंगे? 3 प्रकार के आपको वन मिलेंगे। वनों के कारण वायु और मृदा, यानी कि वायु और जल, मृदा अपरदन तथा बाढ़ हमारे भूमि की रक्षा होती है। यानी कि वनों के कारण क्या होता है? वन जो हमारे पृथ्वी पर जो स्थापित किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, उनसे वायु प्रदूषण भी रुकता है, जल प्रदूषण भी क्या होता है? रुकता है। लेकिन मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था मृदा अपरदन के चैप्टर में, मैंने बताया भारत में सबसे ज्यादा कौन सा अपरदन है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वायु अपरदन सबसे ज्यादा हानिकारक है या जल अपरदन? तो भाई उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जल अपरदन से प्रभावित है, वायु अपरदन का दूसरा नंबर है और जल अपरदन का पहला नंबर है। ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 संतुलन तथा जलवायु को सम बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखा स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, क्या पूछा सकता कि वनों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? वनों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संतुलन तथा जलवायु को सम बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके साथ आ सकता है कि वनों का कारण वायु तथा जल अपरदन तथा बाढ़ से हमारे भूमि की रक्षा होती है। तो बिल्कुल डिजास्टर हमारे समस्या का जो समाधान करते हैं, कौन करते हैं? वन ही करते हैं। जैव पर्यावरण मैदान 2 प्रकार के संतुलन में, ठीक है, जौ की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट सीधे डायरेक्टली पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि चीड़ से प्राप्त होने वाले रॉल का बिरोजा, क्या भाई मेरे? बिरोजा बा तारपीन का तेल, बिरोजा बा तारपीन का तेल, ठीक है, बिरोजा बा तारपीन का तेल बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी कि चीड़ जो हमारा होता है, चीड़, ठीक है, चीड़ को किस श्रेणी में रखते हैं? ठीक है, तो शीतोष्ण कोड़धारी वनों की श्रेणी में रखते हैं। कोड़धारी वनों की श्रेणी में रखते हैं चीड़ को। और चीड़ आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश के साइड, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आपको चीड़ देखने को मिलेगा। तो चीड़ के जो वृक्ष होते हैं, तो चीड़ से वृक्ष से की जो रॉल होती है उससे बिरोजा बनाया जाता है और तारपीन का तेल बनाया जाता है। अब प्रश्न अगर आता है कि तारपीन का तेल बनाने में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, तो चीड़ का वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। चीड़ जो है शीतोष्ण कोरधारी वनों की श्रेणी में आता है। आपका कई प्रकार के वन है, जब हम कभी भारत के साइड से वनों को पढ़ेंगे तो हम कई प्रकार के वनों को देखेंगे। अब देखिएगा, पर्वतों पर हिमरेखा के पास मिलने वाले भोजपत्र, क्या भाई? भोजपत्र, जो कि पर्वतों पर हिमरेखा के पास मिलेंगे। भोजपत्र वृक्ष से प्राकृतिक रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? कागज प्राप्त किया जाता है।
तो प्राकृतिक रूप से जो कागज प्राप्त किया जाता है वो पर्वतों पर जो भोजपत्र वृक्ष जो होते हैं उनसे क्या बनता है, हमारा कागज बनता है जिससे हम लिखते हैं। वो कहाँ बनता है, इसी से बनता है। खैर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। जो खैर का वृक्ष होता है उससे क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है। ठीक है। सेमल व गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से माचिस की तीली और डिब्बी का निर्माण किया जाता है। जो सेमर गुल्ला जो हमारा होता है, जो गांव में सेमर गुल्ला बोलते हैं, गुलहर जो होता है उससे क्या करते हैं, माचिस की तीली क्या बनाते हैं, माचिस की तीली बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, डिबिया का सामान बनाया जाता है। ठीक है, डिबिया का निर्माण किया जाता है। छोटी सी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। खैर वाला कई बार पूछा, क्या बनाते हैं, कत्था बनाते हैं। ठीक है। रबड़, घास के रस से रबड़ तथा ताड़ व के खजूर के पास से ताड़ी का निर्माण कर, ताड़ी एक प्रकार की मदरा होती है। साबू और मोही के पत्ते से पत्तल व डोने बनाए जाते हैं। जो शादियों में जो हमारा होता है ना कि पत्तल में हमें कड़ी खानी है, पत्तल में पहले खाई जाती थी, अब तो स्टैंडिंग मामला हो गया है। अब तो इंडिया में बहुत सारा विकसित हो गया, पहले पत्तल मिलती है लेकिन कहीं कहीं जगह आज भी कड़ी कहाँ मिलेगी। तो कड़ी का जो जलवा आपके पत्तल में खाने का है ना, वो प्लेट कभी नहीं दे सकती। तो कुछ चीजें वो होती है कि जलवा उनका कायम रहता है जिंदगी भर, है ना। तो कड़ी क्या होता था, पहले कड़ी ऐसे बना लिया, उसके बाद में उसमें कड़ी डाली जाती थी, अब वो फैल जाती, चावल को कर लेते थे सही से, है ना। तो वो दोने और पत्ते जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, देखिएगा, साबू और मोही के जो पत्ते होते हैं उससे बने होते हैं। देखो, तोइन के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जो तुम बीड़ी फूकते हो ना, ऐसे करके जो बीड़ी फूकते हो ऐसे करके, है ना, उससे क्या होता है, उससे जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, देखिएगा, सिगरेट। सिगरेट, सिगरेट और बीड़ी, ये जो गैस निकलती है, और जो कार कारो के सैलेंसर, ये जो गैस निकलती है ना, उसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ बोलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जब फेफड़ों में जाती है ना, तो फेफड़े एकदम बिल्कुल गला देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ये गैस जो होती है वो रक्तचाप को बढ़ाती है। जैसे किसी कमरे में अंगीठी को जला दिया जाए, तो अंगूठी किससे जलाएंगे, अंगीठी जो देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, अंगूठी को किससे जलाएंगे, कोयले से जलाएंगे। तो कोयला जो होगा, कोयला CO उत्पन्न करेगा। तो अगर कमरे में बंद कर देते हैं और किसी व्यक्ति को उसमें बैठा देते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि मृत्यु होने का कारण क्या है, कि उसका रक्तचाप क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। और रक्तचाप जब बढ़ता चला जाएगा, तो रक्तचाप अगर ज्यादा हो गया उसका पीएच वैल्यू, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति तो एक्सपायर हो जाएगा ना। तो देखिएगा, हमें ना सिगरेट पीनी चाहिए ना बीड़ी, क्योंकि ये सब छोटे छोटे नशे हैं, इनको नहीं करना चाहिए ना। बड़ा नशा करो, छोटा नशा नहीं करने। सिगरेट, बीड़ी, है ना। फिर साइलेंसर जो कार का होता है उसका भी बीड़ी की तरह ही मुंह होता है। जब तुम फूकते हो ना उसमें, कि जब उसमें अंदर के लिए धुआं लेते हो फिर उसको बाहर निकालते हो, जब ऐसा जब मुंह जो बनाते हो, ऐसा जो मुंह बनाते हैं ना, अब जब ऐसा जब मुंह बनाते हैं तो समझ लो CO तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्या खराब होंगे, आपके लंग्स खराब होंगे। लंग्स मतलब होता है फेफड़े, फेफड़े खराब होंगे। अब देखिएगा, बबूल की छाल से प्राप्त रंग के चमड़े की रंगाई तथा अन्य उपयोग हेतु बनाया जाता है। तेंदु पत्ता का संग्रह व निस्तारण कब किया गया, 1983 में किया गया। कब किया गया, 83 में। प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, महाराजगंज, इलाहाबाद, बांदी, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर आदि जनपदों में तेंदू का पत्ता मिलता है। यानी कि जितने भी आपके मैक्सिमम अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 12 जनपद में जो होता है वो आपके खनिज के भंडार पाए जाते हैं। तो उनमें से ये सभी जनपद यहाँ पर लिखे हुए हैं। खनिजों का टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। कृषि, राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1979-80 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना के रूप में शुरू की गई। सिल्क के लिए शहतूश व तेल की, चर्म उद्योग के लिए बबूल के वृक्षों का रोपण, कागज व लुगदी के लिए संजन तथा रेन, माचिस उद्योग के लिए के वृक्षों का लगाना था। ठीक है, छोटा सा सिर्फ याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो है आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल 1979 लिखा है क्या, 80 में की गई उत्तर प्रदेश में सामाजिक कार्य योजना।
देखिए सामाजिक वानिकी योजना जो शुरू की गई वो कब की गई? 1980 के अंतर्गत शुरू की गई थी। अब देखिएगा सामाजिक वानिकी योजना के जो है 3 संगठन है। एक तो कृषि वानिकी है, ठीक है, दूसरा क्या है सामुदायिक है यानी कि सार्वजनिक है, और तीसरा क्या है शहरी वानिकी है, ठीक है। ऐसे देखिएगा, अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो सामाजिक वानिकी के जो संगठन है वो कितने हैं? तो कितने संगठन है आपके? 3 संगठन है सामाजिक वानिकी के, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कितने हुए आपके? 3। अब एक डायरेक्टली प्रश्न याद रखिएगा, इन प्रश्नों पे देखिएगा, जोर दीजिएगा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना जो शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2001 को की गई थी। डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। किस बैंक की सहायता से शुरू की गई थी? तो भाई विश्व बैंक की सहायता से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो वानिकी परियोजना है वो कब लॉन्च की गई? 1998 में किसकी? विश्व बैंक की सहायता से लॉन्च की गई। उसके बाद है कि सहभागी वन प्रबंधन जुलाई 2010 में किस देश की सहायता से? तो जापान की सहायता से स्थापित की गई, यानी कि जापान मतलब टोक्यो। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर होगा? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में मुख्यालय। सोनभद्र के बेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार के लिए आप लोग मार्क कर लीजिएगा, यही प्रश्न आज तक एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं गया है, तो यही प्रश्न आपका पूछा जाएगा वनों से कि जो सोनभद्र के बेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया। तो कौन सा है? बेलहत्ती जो वन ग्राम है सोनभद्र। सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपके रॉबर्ट्सगंज में, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। सोनभद्र का मुख्यालय कहां पर है? रॉबर्ट्सगंज में है। और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो है वो किससे लगती है? आपकी सोनभद्र से लगती है, ठीक है। जो दक्षिणी सीमा है वो किससे लगती है? आपके सोनभद्र से लगती है, ठीक है। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना हो गया, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना हो गया, सहभागी वन प्रबंधन हो गया, और सोन जो बेलत्ती ग्राम है वो पहला ग्राम घोषित किया गया। भाई याद रखिएगा, यही सब पेपर में आने वाला है। इसी उत्तर प्रदेश स्पेशल के कम से कम आपके 10 से 12 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न आएंगे आरओ के पेपर में, ठीक है। तो हम अगर हर टॉपिक से एक प्रश्न को क्लियर कर लेते ना तो एक ही प्रश्न पूछा जाएगा एक टॉपिक से। ऐसा नहीं कि बनों से ही सब प्रश्न पूछ लिए जाएं, एक टॉपिक से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो हमें 20 से 22 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और उन कंप्लीट करने के बाद हम 1 बाय 1 उनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन आप लोग जरूर स्टार्ट करिएगा। अगर रिवीजन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यानी कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन नहीं तो कुछ भी नहीं, और रिवीजन ही बेस्ट पढ़ाई है आप लोगों की। तो जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना आप लोग, उसमें रिवीजन जरूर करिएगा, मजबूती से रिवीजन करिएगा, एकदम इतनी मजबूती से करिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, लुप्त प्राप्त प्रजातियों का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? लखनऊ में। पूछा जा चुका है एग्जाम में, कहाँ पर है? लखनऊ में स्थापित किया गया 1984 और 85 में। तो लुप्त प्राय जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लुप्त प्रजातियों का संगठन है। राष्ट्रीय चंबल बिहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। राष्ट्रीय चंबल वन विहार जो योजना है वो 3 राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब प्रश्न अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना है वो कितने राज्यों के साथ स्पर्श है, कितने राज्यों का उसमें सहयोग है, तो ये नहीं बोल सकते कि 3 राज्यों का सहयोग है उसमें। ऐसा नहीं कि यही हमेशा पूछे, कितने राज्यों का सहयोग है? 3 राज्यों का। कछुआ पुनर्वास योजना 1986-87 में शुरू की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा भी गया एग्जाम में। और ये तो आपको पता है कि घड़ियाल जो है आपका प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है आपके? ठीक है, ये लखनऊ में है, ठीक है, कहां पर है आपके? लखनऊ में, याद रखिएगा इसको, ओके। अब आगे बढ़िएगा और आगे देखिएगा कि वृक्ष बंधु पुरस्कार जो शुरुआत किया गया था वो कब किया गया? 2007 और 2008 में शुरू किया गया था।
वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007 और 8 में सेम ही सेम है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद है कि वीर अब्दुल हामिद वन पुरस्कार योजना वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण कब दिया गया था? 2012-13 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव कब हुआ था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, 1952 में हुआ था। ईंधन व चारा प्रोजेक्ट 1990 के अंतर्गत 91 के अंतर्गत आया था। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना कर दी गई भाई सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार 2014-15 में 6 जिलों में की गई, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और बदायूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी क्या बनेगा? पूछेगा नहीं टोटल फॉरेस्ट योजना कब कवर की गई 2014 और 15 में, लेकिन वो प्रश्न ये पूछेगा कि कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, एटा और देखिएगा बदायूं। भाई याद रखिएगा टोटल फॉरेस्ट कवर कर दिया है, कितना कर दिया है? ठीक है, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और बदायूं। आप मत भूलिएगा, कुछ भी हो जाए कि कुछ भी हो जाए, रटो इसको, जितना भी रट मिले रटो, क्योंकि पेपर में आ रहा है, समझा हम भरपूर रहे हैं। तो आपको रटने का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन, ठीक है, याद नहीं हो रहा स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट फोन में लगाओ, क्योंकि आजकल जो फोन चलाता है ना वो कम से कम दिन में 100 बार तो अपने फोन को देख ही लेता होगा। तो 100 बार देखने से अच्छा है कि अगर हम 5 बार खोलेंगे तो 5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, 20 बार खोलेंगे तो 20 क्वेश्चन याद हमको हो जाएंगे, और दिन में 100 बार खोलोगे तो 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और 30 दिन में कितने क्वेश्चन याद हो जाएंगे? 3000 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जो हमें मेहनत नहीं करनी है, जिन पर हमको मेहनत नहीं करनी है। बात समझो, हमें मेहनत नहीं करनी है, वो 3000 क्वेश्चन हमारे याद हो जाएंगे हमको। बात समझ रहे हो? ठीक है। हरी पट्टी योजना 2012 और 13 में शुरू की गई, 2012 और 13 में शुरू की गई भाई। टोटल फॉरेस्ट कवर लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, ठीक है, इटावा हो गया और आपका बदायूं हो गया और मैनपुरी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और लखनऊ। आप लोग इसकी ट्रिक बना सके तो ट्रिक बना ले, लेकिन मेरा मानना यह है कि पेपर में ट्रिक की ऐसी ऐसी हो जाती है ना, कि ऐसे बहती है वो ट्रिक, क्योंकि ट्रिक के बारे में अगर वहां पे सोचोगे ना तो पेपर ही आधा छूट जाएगा। ठीक है, ट्रिक सिर्फ वही हो सकती हैं जो हमें लगातार याद रहे। इसमें क्या ट्रिक बनाओगे भाई? लखनऊ, उन्नाव गए कन्नौज लेने, ऐसे तुम फर्जी की ट्रिक बना दोगे, कोई ट्रिक से फायदा नहीं। याद करो लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और बदायूं याद करनी है आप ही लोगों को। तो 6 आपकी याद हो गई। वन महोत्सव 1952, 2 पुरस्कार बंधु वृक्ष वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 में, वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में, यानी कि 2 योजना एक जैसी, एक याद करी लेकिन दोनों याद हो गई। वन महोत्सव, ठीक है, टोटल कवर फॉरेस्ट कितने जिलों में है? 6 जिलों में है। हरित पट्टी योजना 2012 और 13 की है। बिल्कुल सिंपल सा है, इतना सिंपल, बहुत सारा सिंपल। कह रहे हैं वन संरक्षण बताना है। देखिएगा वन संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। काफी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1952 में और प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर परियोजना की बात करें, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात अगर करें तो 1973 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1973 में आया था। और 1973 में आने के बाद में इसकी अगर मैं और भी बात करूं यहां से, तो देखिएगा विश्व बाघ दिवस कब बनाते हैं? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं? विश्व बाघ दिवस बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर आया था 29 जुलाई को, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। ठीक है, ओके। अब ये देखिएगा कि वन संरक्षण से संबंधित प्रथम संस्थान 1935 में उत्तराखंड के देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार यानी कि राजा जी उद्यान में स्थापित किया गया। यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रथम संस्थान 1935 में उत्तराखंड के देहरादून। जब 1935 की बात थी तो उत्तर प्रदेश में ही था स्वतंत्रता के बाद। 9 नवंबर 2000 से अलग हो गया उत्तराखंड, सबको पता चल गया, उत्तरांचल बना था, लेकिन 2006 में उसको उत्तराखंड कर दिया था।
उत्तराखंड के देहरादून के मोतीचूर वन्यजीव विहार यानी कि इसको बोल सकते हैं राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में पड़ता है, में स्थापित किया गया। 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क, सब लोग जानते होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना नैनीताल व गढ़वाल क्षेत्रों में की गई। अब एक प्रश्न देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट यहां से बने। प्रश्न ये बनेगा यहां से कि भाई जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे हम कहते हैं हेली नेशनल पार्क, जिसे हम रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, तीनों नाम एक ही हैं, उसकी स्थापना किस वन्य जीव विहार के अंतर्गत की गई? राजा जी वन्य जीव विहार के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, कौन सा? मोतीचूर वन्य जीव विहार के अंतर्गत की गई थी। प्रश्न बनेगा मोतीचूर वन्य जीव विहार उत्तराखंड में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है? तो राजा जी। राजा जी कहां पर है? हरिद्वार में है। टोटल की सब बातें स्पष्ट हैं। अब वन, अगर हम बात करेंगे वन संरक्षण दिवस कब बनाते हैं, तो वन संरक्षण बनाते हैं 1980 में। ठीक है, याद रखिए कब बनाते हैं? 1980 में। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, कि कोई डाउट मैं छोड़ता नहीं हूं, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ले जाता हूं, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े, कितना भी समझाना पड़े। ठीक है, और ये देखिएगा कि बातें तो बहुत सारी हैं, अगर एक टॉपिक को पढ़ाने पर रख दिया जाए तो बहुत सारा घंटा हमारा बीत जाएगा, और इसके बारे में हम पूरी की पूरी नॉलेज कैप्चर करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास में कम टाइम है और अच्छे से हम डिटेल, हम एक क्लास शुरुआत करने वाले हैं। उस क्लास में टोटल चैप्टर वाइज आपका रहेगा, यानी कि टोटल चैप्टर वाइज रहेगा, और एक एक दिन हम उसमें हर टॉपिक को देखेंगे, वो टॉपिक जो सीधे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर के अंतर्गत। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिएगा सबसे नीचे से स्टार्ट चलिए। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। यानी कि उत्तर प्रदेश पढ़ाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्टडी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में बात करेंगे तो देखिएगा ये लिखा है देश। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हुई। ठीक है, वन्यजीव परिरक्षण की स्थापना, परिरक्षण की स्थापना जो थी उत्तर प्रदेश में की गई। प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। कितना? 33% भाग। शहीद अशफाक उल्लाह खान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे। नाइट सफारी कहाँ है? सब कुछ पेपर में पूछा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। और ये तो अभी हाल ही में पूछा गया था, एशियाई बब्बर शेर भाई कहाँ मिलेंगे तुमको? इटावा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इटावा मिलेंगे। जो भाई इटावा है जहाँ पर टोटल फॉरेस्ट को कवर किया गया। भाई बताइएगा कहाँ कहाँ पर टोटल फॉरेस्ट को कवर किया गया? आप लोग याद नहीं करें, याद नहीं करें, पेपर में आ गया, क्या करेंगे? लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, बदायूं, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, बदायूं, इटावा और मैनपुरी। ठीक है, 6 राज्यों में स्थापित किया गया। अभी तो पढ़ाया था। एशियाई बब्बर शेर भी आपके इटावा में है। नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है। कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, अब देखिएगा वन्यजीव अभ्यारण्य है और उसके आगे उनकी स्थिति है, बहुत सारे हैं। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है। कछुआ वाराणसी में है। कतरनिया घाट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बहराइच में है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। कैमूर आपके मिर्जापुर सोनभद्र में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। नवाबगंज उन्नाव में है। भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर में लगाइएगा और करके जरूर आइएगा। अगर करके नहीं आए तो फिर गलत है। एक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न में 4 प्रश्न समाहित करके लाएगा एग्जामिनर और आपसे पूछेगा कि भाई बताइएगा क्या है इसका मैटर, और आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसका मैटर तो ये है। तो आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके लगाना है, पीडीएफ मिलेगी आपको ऊपर वाले नंबर पर। ठीक है, और इसी से आपको जुड़ना भी है और आपको स्क्रीनशॉट लगाना है और आपको लगातार याद करना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पर डे बेस पे मात्र 2 घंटे क्लास को देखिएगा, 2 घंटे अलग से स्टडी करिएगा, आपका आरओ में सिलेक्शन पक्का। ठीक है, सिलेक्शन अगर पक्का नहीं तो अगर पहली बार फ्रेशर हैं तो बिल्कुल तैयारी पक्की होगी। ठीक है,
अब देखिएगा ओखला कहाँ, गौतम बुद्ध नगर। कछुआ कहाँ मिलेगा, वाराणसी में मिलेगा। कतनिया घाट बैराज में मिलेगा। किशनपुर आपके कहाँ पर मिलेगा, लखीमपुर खीरी में। कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलेगा। चंद्रप्रभा चंदौली मिलेगा। नवाबगंज आपके उन्नाव में मिलेगा। वही उन्नाव जो टोटल फॉरेस्ट के एरिया में आता भी है। देखिएगा पटना, पटना कहाँ, बिहार में है, लेकिन वन्य अभ्यारण्य एटा में है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। बखीरा अभी देखिएगा लेटेस्ट है, मोस्ट में। संत कबीर नगर है। महावीर स्वामी ललितपुर में है। रानी चित्रकूट बांदा में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आगरा इटावा के अंतर्गत आता है। लाख बेहोशी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कन्नौज में है। विजय सागर सांडी अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपके हरदोई में है। विजय सागर आपके कहाँ पर है, महोबा में है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट से ही बनेगी हमारी दुनिया। अब दुनिया बनेगी तो हम नचा देंगे, इसको घुमा देंगे, सब कुछ कर देंगे। ठीक है, ये है हमारी स्टोरी। और हम नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन एक एक नंबर से रुके। सिलेक्शन रुकना है तो बहुत सारे नंबर से रुके। अगर एक नंबर से सिलेक्शन रुका तो पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। अगर ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी कोई फायदा नहीं है, कम पढ़ते हैं फिर भी कोई फायदा नहीं। तो एवरेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज स्टूडेंट मिलेगा ना। क्वालिफाइड कौन करेगा, एज ए एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, टोटल बच्चे तो नहीं पास करेंगे, एवरेज स्टूडेंट ही पास करेगा ना। ठीक है, तो आपको एक कोई सोते वक्त ही पूछ रहे, भाई बताओ भाई नवाबगंज कहाँ पर है, तो तुम कहोगे कहाँ पर है, उन्नाव में है। पक्षी अभ्यारण्य, अच्छा वो उन्नाव वाला है ना। ललितपुर में कौन सा है, तो बताइएगा ललितपुर में कौन सा है, भाई महावीर है। ठीक है, लाख बेहोशी कहाँ पर है, कन्नौज में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है, सांडी कहाँ पर है, सब कुछ बता देना। अभी तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। देखो समसपुर रायबरेली में। समान कहाँ, मैनपुरी में। सूर सरोवर कहाँ, आगरा में। सुहरा ताल कहाँ, बलिया में। सुहेगला कहाँ पर है, बलरामपुर में है। सोहगी कहाँ पर है, तो महाराजगंज में है। हस्तिनापुर कहाँ पर है, मेरठ में है। अब याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले के साथ स्पर्श नहीं है, या किस जिले के साथ सीमा नहीं बना। तो देखिएगा मेरठ से बनाता है, मुजफ्फरनगर से, गाजियाबाद से, बिजनौर से, ज्योतिबा फुले नगर से बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, और बात करेंगे ज्योतिबा फुले नगर से बनाता है। यानी कि मेरठ हो गया आपका, गाजियाबाद नगर हो गया, बिजनौर हो गया, और मुजफ्फरनगर हो गया। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑप्शन में आपको ज्योतिबा फुले देखने के दर्शन ना हो, लेकिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर। ओके, तो देखिएगा ये हमारी स्टोरी थी। ठीक है, तो टेलर तो बहुत कठिन था, लेकिन फिल्म छोटी सी थी। ठीक है, फिल्म क्या थी, छोटी सी थी। ओके, अब ये सब स्क्रीनशॉट दिखने चाहिए आप लोगों के फोन पे। ये सब स्क्रीनशॉट जितनी बार खोलोगे ना, तो उससे पहले इनको आना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब से लागू की गई, देखिए सब क्वेश्चन आप बना देंगे। जो उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन है उन्हें हम पार्ट 2 में शामिल करेंगे। कब शामिल करेंगे, पार्ट 2 में उनको शामिल करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, मैंने अभी आपको बताया वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है, जो अगर आप ईबीएस पढ़ेंगे तो ईबीएस के अंतर्गत भी होगा। अब देखिएगा कि अगर बात मैं करूं यहां से, ठीक है, तो देखिएगा वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसके बाद हम कह सकते हैं वन्यजीव, वन्यजीव की बात करेंगे तो 1972। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973। ठीक है, कब आएगा, 1973। उसके बाद अगर बात करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया आपका, जल प्रदूषण अधिनियम की बात करेंगे 1974, वायु प्रदूषण की बात करेंगे तो 1981। ऐसे हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992,
ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलेंगे। जैव विविधता की बात करेंगे तो जैव विविधता 2002 मैंने आपको ईवीएस में कंप्लीट पढ़ाया है, ठीक है, 2002। बहुत सारे होते हैं तो 1980 ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। तो भाई वनोन्मूलन मतलब वनों का एकदम विनाश होना, भूजल तालिका में वृद्धि, जैव विविधता, बढ़ता मृदा अपरदन, घटती वृष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहे हैं भारत की 1998 में सिफारिश करने पर की गई मैदानी इलाकों में कितने प्रतिशत का वन क्षेत्र होना चाहिए, कितने प्रतिशत का, 33% का। चिपको आंदोलन की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ आई थी। चिपको आंदोलन की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ आई थी। इस प्रश्न को देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा ये तो प्रश्न गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये प्रश्न बिल्कुल एकदम सटीक है और यहीं से हमारा आंसर भी निकलेगा। देखिए चिपको आंदोलन 260 साल पुराना है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो बिश्नोई समुदाय के द्वारा की गई थी, बिश्नोई समुदाय के द्वारा की गई थी। और बिश्नोई समुदाय में एक महिला थी जिन्हें कहते हैं अमृता देवी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम जुड़ा है। लेकिन ये जो महिला थी ये कहाँ की थी, राजस्थान के से संबंध रखती थी। तो कहाँ पर इसकी अवधारणा थी, मूल रूप से पूछा गया है तो राजस्थान में। लेकिन चिपको आंदोलन कुछ टाइम के बाद 1973 में फिर से 1973 में फिर से उत्तराखंड में शुरू किया गया। और जब उत्तराखंड में शुरू किया गया तो किसने नेतृत्व किया इसका, सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने इनका नेतृत्व किया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं कि मूल क्या, मूल जब मूल जैसा प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा, 260 वर्ष पुराना है, राजस्थान से शुरू किया गया था, लेकिन 1973 में फिर से किसने रखी नींव, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो प्रश्न बनेगा तो भाई राजस्थान से अमृता देवी भी संबंधित हैं, ठीक है। तो राजस्थान में जोधपुर में चलाया गया था, खेतड़ी में। कहां पर, खेतड़ी में। जो खेतड़ी है वो आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर, कॉपर उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है आपका खेतड़ी। कहां पर है, आपके राजस्थान में है। और एक तांबा उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है खेतड़ी आपका, ठीक है, याद रखिएगा। तो चिपको आंदोलन की जो अवधारणा थी मूल रूप से कहां रखी गई, राजस्थान में रखी गई। अगर यहाँ पर उत्तराखंड होता तो आंसर क्या होता, उत्तराखंड, लेकिन एग्जामिनर ने तो खेल दिया ना, कहा मूल रूप से, तो मूल रूप से कहाँ मिलेगी आपको, तो मूल रूप से तो आपको वही मिलेगी ना जहां पर मूल रूप से रखी गई होगी। अब प्रश्न पूछ सकता किस समुदाय में मिल, बिश्नोई समुदाय ने, अमृता देवी ने रखी थी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या है, वृक्षों की उपस्थिति, न्यूनतम उत्पादकता, अधिकतम जैव विविधता, या कह सकते हैं न्यूनतम जैव विविधता। बताइएगा क्या आंसर होगा। तो मैं इसका आंसर एकदम सटीक लगा सकता हूं, क्या होगा, अधिकतम जैव विविधता। क्या होगी, अधिकतम जैव विविधता, ठीक है। मैंने आपको बताया, अभी बताया कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता अधिनियम 2002 कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, 2002 में शामिल किया गया था। और इसके लिए 2003 में इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, जैव विविधता संस्थान जो बनाया गया था वो चेन्नई में बनाया गया, ठीक है। कहां पर बनाया गया, चेन्नई में। तो 2002 में, लेकिन संस्थान जो बनाया गया था 2003 में बनाया गया, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली
नेशनल पार्क में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क बोलेंगे हम इसको। और ये जो शांत घाटी नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? आपके केरल में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पर? साइलेंट वैली नेशनल पार्क में भारत की सबसे अधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। और जैव विविधता दिवस जो है कब बनाते हैं हम? ठीक है, 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? वन दिवस कब बनाते हैं? तो वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाते हैं? 1980 में बनाया गया था वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछा है कि भाई उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974 को। 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न को। वनो उन्मूलन का दुष्परिणाम है, क्या है? मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, या वर्षा की वृद्धि, वर्षा में वृद्धि। तो वनो उन्मूलन का जो दुष्परिणाम है वो क्या है? मृदा अपरदन में वृद्धि। मृदा अपरदन में वृद्धि हो गई तो वन नष्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो मृदा अपरदन में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। वन संरक्षण के संदर्भ में 1987 में नवधान आंदोलन की स्थापना के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? जबकि वन संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में। अब तो याद हो गया होगा, तो 1980 में आया था। और वन दिवस अभी हमने बताया कब बनाते? 21 मार्च को बनाते। याद रखना है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये है हमारा वन दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। कितने दिवस पढ़े हमने? हमने पढ़ा 29 जुलाई। 29 जुलाई को हम बनाते हैं बाघ दिवस। क्या बनाते हैं? बाघ दिवस। ठीक है, विश्व आप सब में लगा लीजिएगा, बाघ दिवस। उसके बाद हमने पढ़ा कि जैव विविधता दिवस। 22 मई को हम क्या बनाते हैं? जैव विविधता। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब कौन सा दिवस? तो देखिएगा 22 मार्च। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को बनाते हैं हम विश्व पृथ्वी दिवस। क्या बनाते हैं? पृथ्वी दिवस। ठीक है, 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। ओके, पर्यावरण दिवस। और 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को हम क्या बनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। हमने इतने दिवस पढ़े हैं और एक वो दिवस हैं जो इन्वायरमेंट से संबंध रखते हैं। तो देखिएगा, इन्वायरमेंट से संबंध रखेंगे आपके जो दिवस हैं वो, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सभी हैं आपके। तो ये सब आपके बहुत सारे पेपर में आते हैं। और कई बार पूछे आते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा सुमेल करने वाला है। ठीक है, आप इन सभी को ओके करके 16 सितंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजोन परत संरक्षण दिवस भी बनाते हैं। कब बनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी बनाते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। मेधा पाटकर की बात करेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, मेधा पाटकर। ठीक है, इसका आंसर मेधा पाटकर नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा वंदना शिवा। ठीक है, वंदना शिवा जो होंगी वो आपके इस आंदोलन से संबंधित हो। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक है, तो ये जो दिवस हमने आपको बताए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ब्रैकेट में बंद करने के बाद आप इनको याद जरूर करिएगा। ठीक है, और आपसे मैं एक ही विनती करूंगा कि भाई नोट्स जो है ना वो आप खुद की हैंड राइटिंग में बनाइएगा। ठीक है, इस पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा
कि पीडीएफ से आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके मोबाइल में अगर आप पढ़ाई करते हो तो क्या जो पीडीएफ आपने एक बार डाउनलोड कर ली उसको कभी खोल के देखा? ऐसी आपके फोन में कम से कम हजारों पीडीएफ, सैकड़ों पीडीएफ रही होंगी जो आपने आज तक कभी भी ओपन करके नहीं देखी। तो जो हमारा डेली रूटीन है स्टडी करने का, ठीक है, जो हमारा डेली रूटीन है स्टडी करने का, उसी प्रकार से अगर हम डेली रूटीन पर स्टडी करें तो हमें किसी भी पीडीएफ की जरूरत नहीं है और कभी रहेगी भी नहीं पीडीएफ की जरूरत। आप लोगों को मैं बता दूं, कभी भी जिंदगी में हमें पीडीएफ की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो पीडीएफ की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, हम लोग सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी हमको पीडीएफ की जरूरत हो रही है। वरना पता चल रहा है कि पीडीएफ की जरूरत भाई मेरे किसी को नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ की जरूरत जब है ही नहीं किसी को, जब कहानी समाप्त है पीडीएफ की, ठीक है, तो हैंड राइटिंग के नोट्स जो होंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकृति संरक्षण से जुड़े अपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? अहमदाबाद की सलरबेन ने किया, राजकोट की मीराबेन ने किया, तिरसी के पांडु पांडुराव हेगड़े ने किया, या कसौनी के सुंदरलाल बहुगुणा ने किया? तो मेरी उम्मीद से आपका जो आंसर सही होगा वो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, आपके भारत से संबंधित वनों के आंसर पूछे गए थे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो सीट्स थी उत्तर प्रदेश की, उसमें क्या रखा गया है, उसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी वन संपदा से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का। अब इसमें क्या था, इसमें जो क्वेश्चन जो थे वो आपके भारत के वनों से संबंधित थे, सिर्फ एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए, ये तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पूछा जाए तो क्या ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 2 जो है उसमें क्या करना होगा हमें, उसमें हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे क्या थे, आंसर उत्तर प्रदेश से बने होंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश से बने होंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। बहुत सारे एसएमएस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर कब से रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि कब से रिवीजन स्टार्ट करें। रिवीजन तो आप डेली रूटीन पे करिएगा, यानी कि जो लोग आप लोग पढ़े हो उसका रिवीजन आपके लिए मस्ट बनेगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, रिवीजन बनेगा। तो रिवीजन तो आप डेली बेस पे करिएगा। ठीक है, जब रिवीजन आप लोग डेली बेस पे करते हैं तो अभी क्या करना, अभी हमने मान लीजिएगा हमने आपको 8 लेक्चर पढ़ा दिए, हमने आपको 8 लेक्चर पढ़ा दिए उत्तर प्रदेश से। अब आप एक काम करिएगा, आपने 8 लेक्चर पढ़ लिए हैं, अब आप पहले लेक्चर से शुरुआत कर दीजिएगा। जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनमें से पहले लेक्चर को आप शुरुआत कर दीजिएगा, और पहले लेक्चर को आप शुरुआत कर देंगे तो आपको एक उम्मीद जाहिर होने लगेगी कि मेरा तो यहाँ से सिलेक्शन होने की कगार पे है। फिर आप एक काम करिएगा, मैं आपके लिए 10 यानी कि 10 आपके लिए सेट्स लगवाऊंगा। 10 सेट्स होंगे हमारे 140 प्रश्नों के, और 140 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 1400 तो प्रश्न हमारे हो गए। 1400 प्रश्नों में कितना प्रश्न होगा, कम से कम 14,000 से प्लस प्रश्न आपको मैं कराऊंगा। तो 14,000 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला पेपर बाय पेपर आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और आपके 3 दिनों के अंतर्गत एक पेपर आएगा जिसको आपको 2 टाइप की पीडीएफ मिलेगी। एक तो इस टाइप की पीडीएफ आपको मिलेगी जो आप पढ़ते हैं, एक आपको एक सिंपल पीडीएफ मिलेगी जो आप पढ़ाई जिस पे की है आप लोगों ने, एक आपको वो पीडीएफ मिलेगी जिसमें पूरा का पूरा पेपर आपके कम पेजों में टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग हल किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ऐसी पीडीएफ जो होगी उसमें आंसर भी आपके होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन समाप्त होने के बाद उनके आंसरों को भी लिखा जाएगा, यानी कि जो लोग सिर्फ ओनली पीडीएफ से पढ़ना चाह रहे हैं उनको तो इससे भी हेल्पफुल मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस के अकॉर्डिंग बात की जाती है इस पे। ठीक है, तो 10 सेट 1400 क्वेश्चन
और 1400 लंबी लंबी बातें। ठीक है, तो लंबी लंबी बातें नहीं करनी है, बातें तो एकदम क्लियर करनी है, लंबी सी बातें नहीं करनी है। लंबी सी बातें करेंगे तो माहौल हमारा नहीं बनेगा। तो भाई ये हमारे प्रश्न जो है ना एकदम इनका बेसिक स्ट्रक्चर भी आपका क्लियर होता है। आपके जो कमेंट्स आते हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी आपका ठीक ठाक है। तो आप ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 2 घंटे वीडियो, 2 घंटे वीडियो देखिएगा, वीडियो के बाद एक नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स के बाद कॉपी को बनाइएगा और वहां से लगातार क्लासों को शुरू करिएगा, जितनी भी हमसे हो सके, जितना भी पॉइंट हमारा बन सके यहाँ से। ओके, और जितना भी आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैं आपको 10 सेट करा के छोड़ूंगा, इससे पहले मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। तो 10 सेट मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि कंप्लीट 10 सेट, 1400 प्रश्न, और फिर ढेर सारी बातें। ढेर सारी बातों का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? यहीं पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान जीएस। तो आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, जितना आपसे हो सके उतना आप सपोर्ट कर दीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोग जो कि पैड क्लासेस की तरफ नहीं मूव कर पाते हैं उनकी सहायता हो सके। और मैं आपके लिए कसम खा के बैठा हूं, तो आप भी कसम खा के बैठिएगा, मैं एक दिन में एक वीडियो अभी आपके लिए दे रहा हूं। और मैं जल्द ही आपके लिए दो दो वीडियो, एक सुबह और एक हमारी शाम को क्लास जरूर होने वाली है। इसको कोई छोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, और ये क्लासें लगातार जारी रहेंगी, इनको कोई भी रोक टोक वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद।